युद्ध का मैदान। हजारों सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे, हवा में तलवारों की टंटनाहट और मौत की चीखें गूंजने को तैयार थी। घोड़े अपनी टापों से धरती को रौंद रहे थे और जैसे ही दोनों सेनाएं टकराने वाली थी, सब कुछ थम गया। एक पल में तीर हवा में जम गए, चिल्लाते हुए चेहरे पत्थर की मूरत बन गए। उठती हुई धूल का हर कण हवा में ठहर गया। इस जमी हुई तबाही के बीच सिर्फ एक परछाई चल रही थी। वो राजकुमारी पलिका थी, समय की स्वामिनी। उसका साया चुपचाप जमे हुए सैनिकों के बीच से गुजरता, दुश्मन के सेनापतियों के हाथों से तलवारें गिराता और उनके ही तीरों की दिशा उनके अपने खेमे की तरफ मोड़ देता। वो इस खामोश नरसंहार की अकेली गवाह थी, एक ऐसी शक्ति के साथ जो जीत तो दिलाती थी पर सम्मान नहीं। दुनिया के लिए ये एक चमत्कार था, पर पलिका के लिए ये एक बोझ था जो हर पल भारी होता जा रहा था। सूर्यगढ़ के भव्य सभा भवन में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। महाराज विक्रमादित्य अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में अपनी विरासत की चमक थी। ये सूर्यगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। हमारे वीरों ने दुश्मन को धूल चटा दी। ये विजय युगों युगों तक याद रखी जाएगी। सभासदों ने जयकारे लगाए, लेकिन महाराज की नजरें भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, पलिका, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। जब उनकी नजरें मिली तो विक्रमादित्य ने गर्व से सिर हिलाया। एक गुप्त सहमति जो सिर्फ वे दोनों समझते थे। दुनिया के लिए वो एक राजा थे, पर अपनी बेटी के लिए वो एक शतरंज का खिलाड़ी थे, और पलिका उसका सबसे शक्तिशाली मोहरा। उसकी जीत असल में उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की जीत थी, जो संगमरमर के इस फर्श पर उकेरे गए विशाल नक्शे की तरह ही विशाल थी। जश्न के शोर से दूर पलिका अपने कक्ष की खामोशी में कैद थी। बाहर विजय के नगाड़े बज रहे थे, पर उसके कानों में उन सैनिकों की अनसुनी चीखें गूंज रही थी, जिन्हें उसने बिना लड़े ही मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे वो समय को रोकती थी। उनसे अभी भी एक हल्की, अलौकिक रोशनी निकल रही थी। यह कोई वरदान नहीं था, ये एक दाग था। हर जीत के साथ ये दाग और गहरा हो जाता था। उसे युद्ध का मैदान याद आया, वो जमे हुए चेहरे, उनकी आंखों में मौत का डर। वो उनके अंतिम पलों को देखती थी, उनकी सांसों को महसूस करती थी, और फिर चुपचाप उनकी तकदीर लिख देती थी। उसके पिता इसे कर्तव्य कहते थे, राज्य की रक्षा, पर पलिका के लिए ये पाप था। एक ऐसा पाप जो उसे हर रात सोने नहीं देता था, जो उसे दुनिया की सबसे अकेली इंसान बना रहा था। छावनी में सेनापति भैरव अपने सैनिकों के साथ बैठा था। वे जीत का जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, पर भैरव का मन कहीं और था। वह अपनी तलवार की धार को देख रहा था, जिस पर एक भी खरोंच नहीं थी। ये कैसे हो सकता था? दुश्मन की सबसे मजबूत टुकड़ी बिना किसी संघर्ष के कैसे बिखर गई? उसके सैनिक इसे दैवीय कृपा बता रहे थे, महाराज की कूटनीति का कमाल। लेकिन भैरव को इसमें कोई सम्मान, कोई धर्म नजर नहीं आ रहा था। वह एक योद्धा था, उसका जीवन युद्ध के नियमों पर आधारित था, वीरता, सम्मान और बराबरी का मुकाबला। ये जीत खोखली थी, जैसे किसी ने धोखे से दुश्मन की आत्मा ही निकाल ली हो। उसे अपने सैनिकों की आंखों में देखकर शर्म आ रही थी। वो एक ऐसी जीत का जश्न मना रहे थे जिसे उन्होंने लड़ा ही नहीं था। उसकी नजरें दूर महल की ओर उठीं, जहाँ कहीं सच्चाई छिपी हुई थी। अगले दिन सभा फिर से जुड़ी, लेकिन इस बार माहौल जश्न का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। महाराज विक्रमादित्य संगमरमर के नक्शे पर झुके हुए थे। उनकी उंगली पड़ोसी राज्य चंद्रपुर पर थी। सूर्यगढ़ की सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित करने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में लोहा था। हम चंद्रपुर पर आक्रमण करेंगे। इससे पहले कि वो हम पर हमला करने की सोचें, हम उनकी शक्ति को कुचल देंगे।
हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये रक्षा नहीं, आक्रमण था। पलिका का दिल डूब गया। उसने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था। घर की रक्षा करना धर्म था, पर किसी के घर पर हमला करना, ये पाप था। पिताजी, वो कुछ कहना चाहती थी, पर महाराज ने उसे एक तीखी नजर से देखा। कर्तव्य सवाल नहीं करता, पलिका, उन्होंने धीरे से कहा, पर उनकी आवाज में एक हुक्म था। हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। पलिका चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर रिबेलियन की पहली चिंगारी जल चुकी थी। चंद्रपुर के एक सैनिक शिविर में रात के अंधेरे में समय फिर से थम गया था। पलिका अपने पिता के हुक्म पर यहाँ आई थी, दुश्मन के हथियारों को निकम्मा करने। वह खामोशी से सोए हुए सैनिकों के बीच से गुजर रही थी। वे दुश्मन थे, उसे यही सिखाया गया था। पर तभी उसकी नजर एक सैनिक के हाथ पर पड़ी। वह ठंड में ठिठुर रहा था और उसकी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना, एक अधूरा घोड़ा। शायद वो इसे अपने बेटे के लिए बना रहा था। उस एक पल में दुश्मन का चेहरा बदल गया। वो अब कोई सैनिक नहीं था, वो एक पिता था। पलिका ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ टूट गया है। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये इंसान थे, जिनके घर थे, परिवार थे, सपने थे, और वो अपने पिता की महत्वाकांक्षा की आग में उन सपनों को जला रही थी। उसने खिलौने को नहीं छुआ और चुपचाप वहाँ से लौट आई, अपने साथ अपराध बोध का एक नया असहनीय बोझ लेकर। महल के गलियारों में सेनापति भैरव ने राजकुमारी पलिका को रोका। उसने देखा था कि हर जीत के बाद राजकुमारी का चेहरा और भी उदास हो जाता था। राजकुमारी, उसने सम्मान से झुकते हुए कहा, आप चिंतित लगती हैं। पलिका ने नजरें झुका ली। नहीं सेनापति, ऐसा कुछ नहीं है। भैरव ने एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ कि यह कहना मेरा अधिकार नहीं है, पर हमारी जीत मुझे परेशान करती है। ये खून रहित है, पर सम्मान रहित भी है। बिना सम्मान के मिली जीत एक बड़ी हार के समान होती है। भैरव के शब्द सीधे पलिका के दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने वही महसूस किया था जो वो महसूस कर रही थी। किसी ने इस खोखली जीत के पीछे का सच देखा था। उसने ऊपर देखा और भैरव की आंखों में उसे कोई सवाल नहीं, बल्कि समझदारी और सम्मान दिखाई दिया। उस एक पल में दो अजनबियों के बीच एक अनकहा गुप्त बंधन बन गया। उसे लगा कि इस अंधेरे में वो अकेली नहीं है। एक छोटी सी झड़प में पलिका से चूक हो गई। लकड़ी के खिलौने वाले उस सैनिक का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और वो एक पल के लिए हिचकिचा गई। समय को रोकने में बस एक पल की देरी हुई और चंद्रपुर के एक तीर ने सूर्यगढ़ के 3 सैनिकों को भेद दिया। उस शाम महाराज विक्रमादित्य ने उसे अपने निजी कक्ष में बुलाया। वहाँ कोई पिता नहीं था, सिर्फ एक गुस्सैल राजा था। तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज मेरे 3 सैनिक मारे गए, वो गरजे। उनकी आवाज दीवारों से टकरा रही थी। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारी शक्ति भावनाओं के लिए नहीं है, ये एक हथियार है, और हथियार हिचकिचाते नहीं हैं। पलिका के आंसू उसकी आंखों में ही जम गए। उस दिन उसने अपने पिता का असली चेहरा देखा, एक ऐसा चेहरा जो अपनी विरासत के लिए अपनी बेटी की आत्मा को भी दाव पर लगा सकता था। स्नेह का जो मुखौटा वो पहने रहते थे वो उतर चुका था और उसके पीछे सिर्फ ठंडा बेरहम इरादा था। उस रात पलिका को एक पुराना सपना आया। वो एक छोटी बच्ची थी, महल के बगीचे में खेल रही थी। एक खूबसूरत तितली उसके पास आई, जिसके पंखों पर इंद्रधनुष के रंग थे। उसे डर था कि वो उड़ जाएगी, इसलिए उसने उसे देखने के लिए, बस एक पल के लिए, अपनी पूरी ताकत से चाहा कि वो रुक जाए। और वो रुक गई। तितली हवा में जम गई। उसके पंख एक खूबसूरत तस्वीर की तरह ठहर गए। वो खुशी से चिल्लाई और अपने पिता को दिखाने के लिए भागी। महाराज विक्रमादित्य ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक चमक थी।
एक ऐसी चमक जो एक जौहरी को बेशकीमती पत्थर मिलने पर होती है। उन्होंने उसकी मासूमियत में एक हथियार देखा था, जीवन को सहेजने की उसकी स्वाभाविक इच्छा को जीवन को खत्म करने का एक औजार बना दिया गया था। सपना टूटा और पलिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो उस छोटी बच्ची के लिए रो रही थी जो बहुत पहले ही कहीं खो गई थी। सेनापति भैरव की शंकाएं अब यकीन में बदल रही थी। राजकुमारी का हर अजीब व्यवहार, हर रहस्यमयी जीत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। एक रात उसने पलिका का पीछा किया। वो उसे महल के सबसे पुराने सुनसान मंदिर के बगीचे तक ले गया। भैरव एक विशाल वट वृक्ष के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। चांदनी रात में पलिका बगीचे के बीच में खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, और फिर भैरव ने वो देखा जिस पर उसकी आंखें यकीन नहीं कर सकीं। पेड़ से गिरते हुए पत्ते हवा में ही रुक गए। तालाब की लहरें जम गईं। पलिका ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर एक नीली रोशनी का घेरा बन गया। वो समय नहीं था जो रुका था, वो भैरव की सांसें थी जो रुक गई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये कौन सी शक्ति है, पर वो यह जान गया था कि सूर्यगर की चमत्कारी जीतों का रहस्य यही है। यह कोई दैवीय कृपा नहीं थी, ये राजकुमारी का बलिदान था। अगली शाम भैरव ने पलिका से फिर बात की। मैंने आपको कल रात बगीचे में देखा था, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में आरोप नहीं, चिंता थी। पलिका कांप गई। उसे लगा उसका राज खुल गया, लेकिन भैरव की आंखों में सम्मान देखकर उसका सालों का बोझ टूट गया। उसने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया, अपनी शक्ति, अपने पिता का दबाव, अपना अपराध बोध। भैरव ने सब सुना और उसका दिल राजकुमारी के लिए दया और राजा के लिए क्रोध से भर गया। तभी एक सैनिक महाराज का संदेश लेकर आया। चंद्रपुर के किले पर अंतिम आक्रमण की योजना बन चुकी थी। बाद में जब पलिका अपने पिता के सामने खड़ी थी, तो उन्होंने उसे सबसे भयानक आदेश दिया। कल रात जब दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार होंगी, तुम समय रोक दोगी। तुम चुपचाप चंद्रपुर के महल में जाओगी और वहाँ के राजा और उसके दोनों बेटों को उनकी नींद में ही मार दोगी। युद्ध एक पल में खत्म हो जाएगा। पलिका को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसके पिता की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। अब वो जान गई थी कि वो अब और उनके पाप का औजार नहीं बन सकती। अंतिम युद्ध की रात चंद्रपुर का किला सामने था और सूर्यगर की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी। महाराज विक्रमादित्य अपने हाथी पर सवार विजय के सपने देख रहे थे। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा और हजारों सैनिक एक दूसरे की ओर दौड़े, पलिका ने आंखें खोली। लेकिन इस बार वो किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपनी सारी ताकत, अपनी आत्मा की हर बूंद को इकट्ठा किया और उसे एक साथ छोड़ दिया। एक विशाल नीली ऊर्जा की लहर पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। हर सैनिक, हर घोड़ा, हवा में उठता हर तीर, सब कुछ, हर एक चीज एक पल में जम गई। पलिका अकेले उस जमी हुई मौत और तबाही के समुद्र के बीच में खड़ी थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक असीम शक्ति और दृढ़ निश्चय था। अब वो एक हथियार नहीं थी, वो फैसला थी। समय के उस शांत समुद्र में पलिका दो लोगों की ओर बढ़ी। उसने अपनी शक्ति से सिर्फ दो लोगों को उस बंधन से मुक्त किया, अपने पिता महाराज विक्रमादित्य को, जो अपने जमे हुए हाथी पर बैठे थे, और चंद्रपुर के राजा को, जो अपने रथ पर सवार थे। दोनों राजाओं ने हैरान होकर अपनी सेनाओं को देखा, जो पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़ी थी। देखिए, पलिका की आवाज उस खामोशी में गूंजी, जो किसी भी युद्ध के शोर से ज्यादा शक्तिशाली थी। ये है आपकी महत्वाकांक्षा का सच। हजारों जिंदगियां जो आपके एक आदेश पर खत्म होने वाली थी, वो दोनों राजाओं के बीच खड़ी हो गई। मेरी शक्ति अब सूर्यगर की जागीर नहीं है,
ये किसी की भी एम्बिशन को पूरा नहीं करेगी। आज से ये शक्ति धर्म की रक्षा करेगी। यह उन लोगों के खिलाफ खड़ी होगी जो बिना वजह खून बहाएंगे। चंद्रपुर के राजा ने इस दैवीय शक्ति को देखकर तुरंत अपनी तलवार नीचे कर दी और संधि के लिए हाथ बढ़ा दिया। विक्रमादित्य का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। उनकी सबसे बड़ी ताकत अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुकी थी। युद्ध टल गया था। महल के उसी भव्य सभा भवन में पलीका और उसके पिता आखिरी बार अकेले खड़े थे। संगमरमर के फर्श पर बना विशाल नक्शा अब उनके बीच की खाई जैसा लग रहा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, विक्रमादित्य ने टूटी हुई आवाज में कहा। नहीं पिताजी, पलीका ने शांति से जवाब दिया। मैंने हम सबको बचाया है। उनकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक गहरी खाई थी जिसे अब कोई नहीं भर सकता था। उनका रिश्ता उस महत्वाकांक्षा की कीमत थी जो पलीका ने चुकाई थी। भैरव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी वफादारी अब राजकुमारी और उसके धर्म के साथ थी। पलीका की कहानी पूरे देश में फैल गई। वो अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी। लोग उसे समय रक्षक के नाम से जानने लगे। वो सूर्यगढ़ में ही रही, एक खामोश शक्तिशाली प्रहरी जो राजाओं को याद दिलाती थी कि सबसे बड़ी शक्ति युद्ध जीतने में नहीं बल्कि उसे होने से रोकने में है। उसकी कहानी एक मिथक बन गई जो पीढ़ियों को सुनाई जाती रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।